मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जो अपना सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत थे उनको जाना। इस वीडियो में यह लेक्चर 3 है, जिसमें कि हम लोग मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों को जानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत कालीन स्रोत थे, जिसमें कि हम लोगों ने साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों का विवरण देखा। उसी तरह से मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में भी 3 जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें भी हम लोग साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुगल वंश का शासन होता है। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन था और 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुगल वंश का शासन प्रारंभ होता है। भारत में मुगल राज की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर किया था स्थापना। लास्ट जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, जो लोदी वंश का था, इब्राहिम लोदी, उसको हराकर बाबर यहाँ पर बनता है। बाबर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वैसे अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है कि डिटेल्स में मध्यकालीन जो भारत है उसको हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं। यह अपना लेक्चर 3 है। तुर्क अफगान शासन काल की तुलना में मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों की संख्या अधिक है। सल्तनत काल में इतिहास लेखन की जो परंपरा आरंभ हुई थी वह मुगल काल आते आते अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। किसी भी कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हम लोगों ने निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, जिसमें कि साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का वर्णन है। प्राचीन इतिहास को जानने के साधन के 3 साधनों का योगदान है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास के जानने के साधन में पुरातात्विक साधन कुछ कमजोर है। ये जो है पुरातात्विक कुछ कमजोर है, क्योंकि इस काल में शासकों ने ऐतिहासिक लेखन को अत्यधिक महत्व दिया तथा कागज के प्रचलन ने शासकों को अभिलेख निर्माण को प्रेरित नहीं किया। अतः मुगल इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत का कम योगदान है, जबकि सबसे ज्यादा साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण का योगदान है। मुगल कालीन शासक को जानने के स्रोत के रूप में हम निम्नलिखित इसका सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अंतर्गत तुर्की, फारसी, अरबी, ये जितने सारी भाषाएं हैं उसमें लिखी गई साहित्य हैं। पुरातात्विक स्रोत के अकॉर्डिंग हम लोग सिक्के, अभिलेख, स्मारक, इनके बारे में देखेंगे। और विदेशी यात्रियों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें यूरोपीय यात्रियों ने अपने भारत देश में भ्रमण किया था, उनके वृत्तांत को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोतों को। तो साहित्यिक स्रोतों में जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला पुस्तक है वो है बाबरनामा। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसमें मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को खुद लिखा है, अर्थात कि बाबरनामा के जो लेखक हैं वो बाबर स्वयं हैं। इसे तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने, जो बाबर के सदर उश सदर था, इस किताब का फारसी में अनुवाद भी किया है। बाबरनामा में जून 1504 से लेकर 1529 तक के हालात का विवरण है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग बाबर के फरगना के तख्त पर बैठने से शुरू होता है, दूसरे भाग में हिंदुस्तान के आखिरी हमले का जिक्र है और तीसरा हिस्सा हिंदुस्तान के हालात से संबंधित है। इसमें बाबर ने भारत की राजनीतिक तथा प्राकृतिक स्थिति एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन पर अपने विचार लिखे हैं। इसमें भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। जब मैंने उस देश की विजय किया तो वहां 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक राज करते थे। दिल्ली, गुजरात, बहमनी शासक, मालवा और बंगाल के मुसलमान शासकों तथा विजयनगर और मेवाड़ के हिंदू शासकों का विवरण उसने किया है। हमने देखा, उसने कहा कि 5 मुस्लिम शासक, जहां पर कि दिल्ली में मुसलमान थे, नंबर 2 गुजरात में मुसलमान थे, नंबर 3 बहमनी शासक मुसलमान थे, नंबर 4 मालवा में मुसलमान थे और नंबर 5 बंगाल में मुसलमान थे, और 2 जगह हिंदू शासक थे, जिसमें कि विजयनगर और नंबर 2 मेवाड़। सामाजिक हालातों के वर्णन में इसने कहा है कि किसान और निम्न श्रेणी के व्यक्ति अधिकांश नंगे रहते थे, पुरुष केवल लंगोट का प्रयोग करते थे। बाबरनामा सिर्फ बाबर के काल की जानकारी के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि हुमायूं के शुरू के दौर के लिए भी प्राथमिक महत्व का स्रोत है। नेक्स्ट अपना बुक है कानूने हुमायूनी, जो कि 1533 से लेकर 34 के बीच में लिखी गई थी और इसके लेखक हैं खोदमीर। कानूने हुमायूनी खोदमीर की आखिरी रचना है। मार्च 1533 ईस्वी में इसने इस किताब को लिखना शुरू किया और मई 1534 ईस्वी के बाद पूरा किया। यह हुमायूं के काल का समसामयिक ग्रंथ है। हुमायूं के उसूल, उसके शासन संबंधी अनुभव और नई नई दरबार की रस्में जो लेखक ने खुद देखी थी, विस्तार से वर्णन किया है। उसने हुमायूं को सिकंदर आजम, खोदमीर ने हुमायूं को सिकंदर आजम, खुदा का साया जैसी पदवियां से नवाजा है अपने बुक के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग जो इंपॉर्टेंट बुक है वो देखेंगे हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के जो लेखक हैं वो बाबर की बेटी गुलबदन बेगम है, अर्थात कि यह हुमायूं की बहन है। गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन है। यह बाबर की बेटी गुलबदन बेगम की कृति है। हुमायूंनामा 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है तथा दूसरा भाग हुमायूं के हालात बयान करते हैं। हुमायूं के जीवन, उसकी लड़ाइयां, उसके दुख, संकट वगैरह का जिक्र बेगम ने विस्तार से किया है। बाबर के बारे में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। हुमायूं से संबंधित भाग 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें कि नंबर पहला होगा हुमायूं के सिंध छोड़ने से काबुल पहुंचने और कामरान को अंधा करने तक की घटना है। दूसरे हिस्से में हम हुमायूं को सिंध से ईरान की यात्रा एवं काबुल की जीत का जिक्र करते हैं। और नंबर 3 भाग में, तीसरे हिस्से में, हम खिजर ख्वाजा और दूसरे रिश्तेदारों के बयान किए हुए हालात को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना बुक है तज़किरातुल वकायत, जो कि जौहर अफ्तावाची के द्वारा लिखा हुआ है। इस किताब का लेखक जौहर अफ्तावाची है, जो हुमायूं का पुराना नौकर था और अच्छे बुरे समय में उसके साथ रहा था। यह किताब अकबर के आदेशों पर लिखी गई थी। नेक्स्ट अपना बुक है तबकाते अकबरी, जिसको कि निजामुद्दीन ने लिखा है। इसमें भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। निजामुद्दीन की रचना अकबर के शासन
ये महत्वपूर्ण पहलुओं जिसमें कि बैरम खां का पतन, महजर की घोषणा 1579 में अकबर के द्वारा की गई थी, हम लोग देखेंगे आगे इसमें, जिसमें कि और महजर की घोषणा के बाद अकबर के सैनिक अभियानों जिसमें कि दक्षिण भारतीय अभियानों का उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। तबकाते अकबरी हिंदुस्तान की साधारण तारीख है, यह 9 हिस्सों में विभाजित है। नेक्स्ट जो अपना बुक है वो है मुंतखाब उत तवारिख, जो कि बदायूनी द्वारा लिखी गई बुक है। इसने अकबर की मुखाफिलित और उसके रवैयों की कीट को अपना मकसद बनाकर इतिहास लिखा है। यह अंबेर के कछवाहों को अपने धर्म पर डटे रहने और दीन और इलाही कबूल न करने की प्रशंसा करता है। मुंतखवा उत तवारिख हिंदुस्तान का आम इतिहास है जो गजनवी दौर से शुरू होकर अकबर के 40वें साल पर खत्म होता है। इसके 3 हिस्से हैं। हम लोग जानते हैं कि जो अकबर का शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक था। तो अकबर के 40 सालों के इतिहास को बदायूनी ने अपने मुंतखब उत तवारिख में लिखा है। बदायूनी अकबर के प्रशासन और उसकी धार्मिक नीतियों पर भी प्रकाश डालता है। शद्र उस शद्र के कार्यों का जितना विशद वर्णन उसने किया है और अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है वह अन्य किसी तत्कालीन स्रोत में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट अपना बुक है वकायत ए मुस्ताकी, जो कि रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखी गई है। वकायत ए मुस्ताकी लोदी और सूर काल पर रोशनी डालने वाली यह सबसे पहली किताब है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासन काल के मध्य भाग के वाकयात मौजूद हैं। इस ग्रंथ का लेखक रिज़कुल्लाह मुस्ताकी है। लेखक ने सिकंदर लोदी के कारनामों को अकबर के कारनामों पर प्राथमिकता देने की कोशिश की है। शेर शाह की उदारता, उसके जमाने का अमन और शकून और शासन संबंधी सुधारों का बयान इसमें किया गया है। नेक्स्ट अपना बुक है तोहफा अकबर शाही, जो कि अबवास खां सरवानी जो कि अकबर के आदेश पर लिखना प्रारंभ करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट बुक है वो है तोहफा ए अकबरी, जो कि जिसके लेखक अबवास खां सरवानी है। और यह अकबर ने स्वयं कहा था अबवास को कि आप एक बुक लिखिए, तो उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है तोहफा ए अकबर शाही। इसमें अबवास खां सरवानी ने अकबर के आदेश पर लिखना स्टार्ट किया। उसमें इसने शेर शाह के कारनामों को उजागर करने की पूरी कोशिश की है। चौसा की लड़ाई के मुकाबले में बिलग्राम की लड़ाई का जिक्र काफी विस्तार से किया गया है। मुगलों के भागने एवं शेर शाह द्वारा उनका पीछा किए जाने का विवरण मिलता है। शेर शाह द्वारा मरवाड़ की जीत, कलिंजर का हिरात और उसकी मौत के बारे में दी गई सूचना दिलचस्प है। शेर शाह द्वारा शासन में किए गए सुधारों की चर्चा भी इस बुक में की गई है। नेक्स्ट बुक है अपना तारीख शाही, जो कि 1614 में अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह बहलोल लोदी से हेमू के का विवरण है। 1614 के जहांगीर के काल में यह किताब पूरी हुई। नेक्स्ट बुक है नफाइस उल माशिर, जो कि मीर अलाउद्दौला कज़विनी के द्वारा लिखी गई है। अकबर के काल पर सबसे पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। उसका नाम है नफाइस उल माशिर। मीर अलाउद्दौला कज़विनी ने इसकी रचना की है, जो कि अकबर की कविता में रुचि देखकर इस बुक को लिखा गया है। इस ग्रंथ में अकबर के शरीयत का शिक्षक और उलमा का सरफरस्त बताने की कोशिश की गई है। लेखक राजा भारमल को मुफ्ती उल इस्लाम की पदवी देता है। इसी में जो कज़विनी है वो राजा भारमल को मुफ्ती उल इस्लाम की पदवी देता है। नेक्स्ट अपनी बुक है तारीख अकबरी, जो कि आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई है। तारीख अकबरी जो है वो आरिफ कंधारी के द्वारा लिखी गई है। जमींदारों के प्रति नीति को लेखक ने अकबर का सबसे बड़ा कारनामा बताया है। अकबर के सुधारों और उसके काल की इल्मी और सामाजिक गतिविधियों को खोलकर पेश किया गया है। नेक्स्ट है तुजुके जहांगीरी, जो कि जहांगीर के द्वारा किताब लिखी गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। तुजुके जहांगीरी इस किताब से जहांगीर के काल की जानकारी प्राप्त होती है। जहांगीर स्वयं एक प्रमुख इतिहासकार रहा था। जहांगीर ने 16 वर्षों तक इतिहास लिखा। उसके बाद मोती मीद खां ने पादशाह के नाम से 19 वर्षों तक का विवरण देता है। इसके बाद की घटनाएं लेखक ने अपने नाम से लिखी है तथा किताब का नाम इकबाल नामा ए जहांगीरी रखा। 19वें साल के बाद हालात जानने के लिए इकबाल नामा जहांगीर के जमाने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट अपनी बुक है पादशाह नामा। मोहम्मद अमीन कज़विनी ने इस बुक को लिखी है। पादशाह नामा में मोहम्मद अमीन गज़नवी जो शाहजहां के काल का सबसे बड़ा सरकारी इतिहास है। कज़विनी जो है वो सरकारी इतिहास है शाहजहां के काल का। शाहजहां के पहले 10 सालों का इतिहास इसने पादशाह में लिखा है। एक और बुक है पादशाह नामा के ही नाम से, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया हुआ है। लाहौरी ने शाहजहां के काल के शुरू के 20 साल का इतिहास लिखा है। पादशाह नामा तैमूर के हालात से शुरू होता है। इसमें शाहजादा, उमरा, विद्वानों, सूफियों, हकीमों और शायरों के हालात मिलते हैं। मोहम्मद वारिश का पादशाहनामा लाहौरी के कार्य को पूरा करने के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट अपना बुक है अमल ए सालेह, जो कि मोहम्मद सालेह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मोहम्मद सालेह जो स्वयं एक मनसबदार था जिसका मनसब 500 का था। शाहजहां के काल का पूरा इतिहास लिखा है इस बुक में अमल ए सालेह में। शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का इतिहास लिखने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट बुक है तारीख शाहजहानी, जो कि सादिक खां के द्वारा लिखा गया है। आलमगीरनामा, जो कि आकिल खां राजी के द्वारा लिखा गया है। इसमें राजी ने उत्तराधिकारी के युद्ध का विस्तार से वर्णन किया है। आलमगीरनामा में भी शाहजहां
ये जो उत्तराधिकारी थे, इनके जो 4 बेटे थे, उनके युद्ध के जो भी चीजें थी उसको विस्तार से इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है अपना खालसा उल तवारीख, जो कि सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट बुक है मुंतकब उल लुबाब, जो कि खाफी खां के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक है फुतूहात ए आलमगिरी, जो कि ईश्वरदास नागर के द्वारा यह बुक लिखी गई है। नेक्स्ट जो अपना बुक है यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, एक है नुष्क और दिलकश, जो कि भीमसेन सक्सेना कायस्थ के द्वारा लिखा गया हुआ है, और माशिर ए आलमगिरी जो मुस्तैद खां के द्वारा लिखी गई बुक है। और फाइनली हम लोग जो देखेंगे अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है अकबरनामा एवं आईने अकबरी। ऑलरेडी हम लोगों ने अकबरनामा और आईने अकबरी पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया है, उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन कुछ यहां भी देख लेते हैं। जो अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है उससे ज्यादा डिटेल्स होगा, हम लोग एक बार और जब डिटेल्स में करने लगेंगे मुगल तो वहां पर इसको देखेंगे। 1597 से 98 के बीच में यह कंप्लीट हुआ था। अबुल फजल की सबसे बड़ी कृति में अकबरनामा एवं आईने अकबरी है। इन दोनों ग्रंथों की रचना का श्रेय अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को है। 1574 ईस्वी में अबुल फजल अकबर की मुलाजमत में दाखिल होता है और 1589 से 90 में इसको अकबर का इतिहास लिखने का आदेश मिलता है, और ये यहां से स्टार्ट करता है और 97 और 98 में पूरा करता है। अबुल फजल का मकसद अकबर के जीवन के रूहानी पहलू को उजागर करना था, अकबर की सुलह कुल की नीति को लोगों तक पहुंचाना और पादशाह के व्यक्तित्व की महानता को मनवा देने भी इस किताब के उद्देश्य में शामिल है। देखिए, सबसे पहला है अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल में क्या था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलते थे, और इसमें यह कहना चाहता है अकबरनामा में कि पादशाह के व्यक्तित्व की महानता को मनवा देना, कि लोग इस चीज को मानने लगे। अबुल फजल ने इस किताब को 1597 से 98 के बीच में पूरा किया। यह 3 जिल्दों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में आदम से लेकर अकबर के 17वें राजकाल तक, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है। तीसरे हिस्से में आईने अकबरी है, जो अकबरनामा की जान है, अर्थात कि अकबरनामा एक बड़ा किताब है जिसमें कि 3 भाग हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को ही आईने अकबरी कहा जाता है। तो ये चीज हम लोगों ने यहां पर भी देखा, और मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर धार्मिक क्षेत्र में अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करता हुआ यह जो पुस्तक है अकबरनामा, यह बताता है कि कैसे 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया, 1563 में तीर्थ यात्रा का जो कर है उसको माफ किया, जजिया को हटाया। ये सारी चीजें जो है अबुल फजल इस बुक में बताता है। अकबर ने अपने में भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को सम्मानित करने के लिए 26 जून 1579 को खुतबा पढ़ता है एवं सितंबर 1579 को महजर जारी करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार महजर पूछा गया है कि कब जारी किया गया था, तो 1579 में। महजर क्या है इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आगे के वीडियोस में। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हुआ यह बुक आईने अकबरी के 66 मनसबों का उल्लेख करता है, किंतु व्यवहार में 33 मनसब ही प्रदान किए जाते थे। दरबार के 15 चित्रकारों एवं 36 संगीतकारों का जिक्र करता हुआ यह पुस्तक 14 सूफी सिलसिलों का भी डिटेल्स में बताता है कि कैसे अकबर के शासनकाल में 14 सूफी सिलसिले एग्जिस्ट करते थे। तो यह अपना मुगल कालीन जो साहित्यिक स्रोत थे वो हम लोगों ने अपने लेक्चर 3 में देखा। लेक्चर 4 जब होगा तो हम लोग मुगल कालीन पुरातात्विक स्रोत और मुगल कालीन विदेशी यात्रियों का विवरण हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमारे सल्तनत कालीन और मुगल कालीन जो स्रोत थे हिस्ट्री को जानने के लिए वो 4 लेक्चर में अपने खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत, और उससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक बैकग्राउंड भी देखेंगे कि कैसे गौरी ने अपना यहाँ पर राज स्थापित किया। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।